नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today inshallah we have to discuss IS 38 as well as another chapter inshallah. Next chapter जो मैं स्टार्ट करूंगा, दो चैप्टर है जो मैंने कहा था बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, एक सेल टैक्स की अकाउंटिंग और एक पेरोल की अकाउंटिंग। तो लेट्स सी इसमें से कोई एक चैप्टर इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे और एक इंशाल्लाह कल। पहले हम कल की फाइल को या कल के चैप्टर को क्लोज कर लेते हैं। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था IS 38, उसका नाम है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। बहुत डिटेल से ये सारी बातें जो सिलेबस में लिखी हुई है रिगार्डिंग दिस चैप्टर कल हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब इसमें देखें, हमने कहा था एसेट में करंट भी होते, नॉन करंट भी होते, और नॉन करंट में फिर टेंजिबल भी होते। और कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, यानी जो एसेट तो हो और जिनके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी हो बट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करते हो। फिर हमने उस पर बहुत डिटेल बहुत सारी बातें की थी। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, लाइक सॉफ्टवेयर लाइसेंस, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मेडिसिन्स के फॉर्मूले। दिस ऑल आर इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट प्लस एसेट, 3 बातें हों। वैसे तो ये लैपटॉप भी एसेट है और ये भी नॉन करंट है, लेकिन ये इंटेंजिबल है, इसको हम टच कर सकते हैं। ये स्पिलिट भी एसेट है, इसकी भी नॉन करंट है। नॉन करंट से मुराद जिसके बेनिफिट 1 साल से। फिर हमने डिस्कस किया था एसेट क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, लेकिन कल दोबारा इसको डिस्कस किया। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक में, क्योंकि अगर आप सिलेबस को सामने रखें तो सिलेबस में इन 2 पॉइंट पे फोकस किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिफाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। 3 दफा लिखा है, इतने से पार्ट में 3 दफा रिसर्च एंड। तो मैंने कल ओवरऑल जो डिस्कस किया था वो सारा किसके ऊपर था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया था रिसर्च क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। रिसर्च की कॉस्ट को किसके तौर पे रिकॉर्ड करते हैं? व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? डिपेंड करता है। बिफोर मीटिंग क्राइटेरिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आफ्टर मीटिंग क्राइटेरिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब उसके बाद टेंजिबल नॉन करंट एसेट को हम ओवर द लाइफ क्या करते थे? डेप्रिशिएट। इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को ओवर द लाइफ क्या करते हैं? एमोटाइज। एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है, डेप्रिसिएशन किस पे अप्लाई होता है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट। व्हाट अबाउट एमोटाइजेशन? और फिर ये क्राइटेरिया कल आपको 6 पॉइंट समझा दिए थे। उसके बाद ये एग्जांपल दी थी मैंने, एक आपने सॉफ्टवेयर लिया 5 लाख रुपए का, 5 साल की लाइफ थी, तो हमने इसको एमोटाइज कैसे किया था? हर साल 1 लाख रुपए से एमोटाइज हुआ है। 5 लाख था जनवरी 2016, ईयर एंड पे कितने का बच गया? 1 लाख से क्या हो गया? एमोटाइज। फिर अगले साल 1 लाख। ये सिंपल एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाना है। कल 2 सवाल किए थे और इसके अलावा वो मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर दिया। ये आपका क्वेश्चन 2 है, ये मैंने कल डिस्कस किया था, याद है? ये जो मैंने कहा था इसमें हमारे पास एक कॉस्ट इनकर्ड हुई है $1 लाख, 90,000 बिफोर मीटिंग क्राइटेरिया, 10,000 आफ्टर। तो 90,000 किसके तौर पे रिकॉर्ड होगी? वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और जो एसेट है वो कितने का था? एक सवाल मैंने ये भी करवाया था जिसपे 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, और उसपे से भी 15 लाख रुपए बिफोर और 1 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए एक्सपेंस और 5 लाख रुपए का एसेट। ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 1 मैंने भी इसमें ऐड किया है, बस इसको ही डिस्कस करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट वी हैव डन। वैसे भी इस टाइप का सवाल भी कर लिया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा सवाल वैसे ही पेपर में इस टॉपिक में छोटा मोटा एमसीक्यूज आ जाता है। मैंने बार बार कहा है, पेपर में जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें एमटीक्यूज आता है उनमें ये टॉपिक्स शामिल नहीं है जो मैं इस वीक में पढ़ा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन आता है, बैंक रिकंसिलिएशन आता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आता है, ट्रायल बैलेंस आता है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ेंगे वो चीजें आती है आपके एमटीक्यूज में। बाकी सारे चैप्टर कहाँ पे एग्जामिन होते?
तो एमसीक्यूज छोटा मोटा कोई 2 नंबर या 1 नंबर से बड़ा एमसीक्यूज है ही नहीं बिल्कुल। पेपर भी आपका कोई मतलब कोई एडवांस अकाउंटिंग नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है। दिस इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वालेकुम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स। एक छोटा सा सवाल है, इसको मैं क्विक जर्नल एंट्रीज आपके सामने रखूंगा। व्हाट जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईयर 2018 and 20? Active Assetting owns a taxi operator license which it acquired on Jan 1, 2018 at an initial cost of rupees 10,000. जब आपने Jan 1 को ये एसेट खरीदा तो आप इसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लाइसेंस कुछ लोग समझते हैं कि टेंजिबल एसेट है, ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले भी कई दफा विद एग्जांपल इस पे बात की है। लाइसेंस जो आपके हाथ में होता है वो तो कागज का टुकड़ा है। ऐसे तो सीडी जो होती है प्रोडक्ट, वो प्लास्टिक की सीडी, वो भी एक प्लास्टिक की प्रोडक्ट है टेंजिबल, लेकिन उस सीडी के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होता है वो नजर, आपका मोबाइल का इतना छोटा सा एसडी कार्ड होता है, उसके अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो नजर। तो वो मोबाइल कार्ड के जो एसडी कार्ड है ना, वो इटसेल्फ एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लाइसेंस परमिट गवर्नमेंट ने आपको दी कि आप टैक्सी चला सकते, वो लाइसेंस बेसिकली कहीं पर रखा हुआ एज सच नहीं होता, खाली वो कागज का टुकड़ा तो इसलिए होता है कल को आपको कोई रोके, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप वो लाइसेंस दिखा सके कि मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। व्हाट इट। तो Jan 1, 2018 आपने लाइसेंस परचेज किया। जब लाइसेंस परचेज करेंगे तो आपका एसेट बढ़ जाएगा। लाइसेंस इज योर एसेट। हमने कल डेफिनेशन जब पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू IS 38 इंटेंजिबल एसेट की, तो IS 38 ने कहा था एन आइडेंटिफाइबल, नो डाउट फिजिकली उसकी सब्सटेंस नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, बट कीप इन माइंड वी हैव टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई? वी हैव टू रिकॉर्ड। उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में। नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं? डबल एंट्री क्या बनाऊंगा? मैंने क्या परचेज किया है, तो लाइसेंस इटसेल्फ एक टाइटल है। जैसे मैं फर्नीचर लेके आता हूं तो फर्नीचर डेबिट, कंप्यूटर लेके आता हूं तो कंप्यूटर डेबिट। तो नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड लाइसेंस डेबिट। लाइसेंस को मैं डेबिट करूंगा, कैश को, बैंक को, कोई भी आपने टाइटल जो है वो क्रेडिट कर देना है 10,000 से। कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, उसमें कोई फिलहाल इशू नहीं है। द यूजफुल जिंदगी ऑफ द लाइसेंस इज 5 ईयर। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? बेस्ड ऑन द डेट इट इज वैलिड फॉर। और नॉर्मली हमारे यहाँ भी जो लाइसेंस होते हैं मेरे ख्याल है उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। मैंने 2019 में गालिबन जो है वो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल बनवाया था, उससे पहले तो बस जी 2024, 19 से 24 कितने साल हो गए? 5 साल। तो हमारे यहाँ भी नॉर्मली लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 5 साल होती है। तो बहरहाल अब हमारे पास लाइसेंस डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब 5 साल की वैलिडिटी, आगे कहते हैं एंटिटी यूजेस सिरात मुस्तकीम मेथड टू एमोटाइज द इंटेंजिबल। ये वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही सिरात मुस्तकीम मेथड है जो हमने कहाँ पढ़ा था डेप्रिसिएशन में, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू नहीं है, जाहिर सी बात है लाइसेंस 5 साल के बाद जीरो हो जाता है। और हम तो अक्सर टेंजिबल नॉन करंट एसेट में भी देखते थे, एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो अगर कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो डेफिनेटली वी हैव टू एज्यूम एज जीरो। 2 साल की जर्नल एंट्रीज मांगी थी, Jan 1 से दिसंबर 31, पहला ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? नॉट डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। क्या रिकॉर्ड करना होगा? नाउ हाउ टू रिकॉर्ड एमोटाइजेशन? एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट। आप जब डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करते थे तो कैसे रिकॉर्ड करते थे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कुछ लोग कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल एक्सेप्टेबल। असल में ये एक तो डिफरेंट लैंग्वेज का भी फर्क होता है। अमेरिकन बुक में कुछ और मिलेगा, अगर आप ब्रिटिश बुक्स देखेंगे खासतौर पे यूके अप्रोच की, फॉर एग्जांपल ये बुक मैं
अक्सर स्टूडेंट को देता भी हूँ, मैंने शायद पता नहीं आपके ग्रुप में भेजी है या नहीं। फ्रैंकफर्ट एक बुक है जो कि आपकी रिकमेंडेड भी है। अब ये जो है ना फ्रैंकफर्ट, ये आपको रिकमेंड भी की गई है सिलेबस में। अगर आपने नोट किया हो, सिलेबस के आखिर में आपको बुक्स रिकमेंड की जाती है, तो उसमें जो आपकी बुक है ये मैं आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, फ्रैंकफर्ट। अब ये बुक जो है ना, बिजनेस अकाउंटिंग फ्रैंकफर्ट, ये बेसिकली ब्रिटिश मतलब यूके अप्रोच की बुक है। खासतौर पे जो स्टूडेंट ओ लेवल करते हैं और कॉमर्स का सब्जेक्ट लेते हैं उनको ये पढ़ाई जाती है, हमें भी रिकमेंड की गई है। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो ये लोग यूज टू है प्रोविजन के वर्ड के साथ। ये लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ज्यादातर हमारे यहाँ जो इंटर कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वो बोलते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने खुद इंटर कॉमर्स में पढ़ा था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मैं इटसेल्फ यूज्ड टू हूं, आपने देखा होगा मैंने आपको थ्रू आउट डेप्रिसिएशन में क्या वर्ड यूज किया, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो ये सब सेम है, कुल्लू जाइज, कोई मसला नहीं है, सब एक ही है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, गॉट इट। तो याद रखें ये। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये बुक अगर मैं फॉरवर्ड भी करूंगा ये आपको एडिशनल होती है, लेकिन इसमें शायद 50+ चैप्टर्स हैं। लेकिन क्या आपके सिलेबस के 50+ चैप्टर है? अब आप देखिए इसमें मैं अगर काउंट करता हूँ तो 47 48 चैप्टर्स है। हमारे सिलेबस में 25 है, तो इसका मतलब है इसमें ऑलमोस्ट वो चैप्टर्स भी है जो हमारे सिलेबस में है, और शायद वो चैप्टर्स भी हों जो आगे जाके आपने कहीं पढ़ने होंगे। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट। यहाँ पे एक पॉसिबल वे ये भी होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, असल में आप लोग ये जो एंट्री बनाते हो ना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट या एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट। असल में ये जो एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये किस तरफ इशारा कर रहा होता है? ये इशारा कर रहा होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। लाइसेंस आपने लिया था 10,000 रुपए का, 5 साल की लाइफ पे इसको बेनिफिट आपने लेना है। 1 साल गुजर गया तो अब भी इसका बेनिफिट 10,000 रुपए है, 2,000 से इसका बेनिफिट कम हो जाएगा। हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन इसको एमोर्टाइज करना है। 10,000 रुपए का लाइसेंस था, कितने की लाइफ, कितने साल की लाइफ, तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास पर ईयर कितना एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होगा, 2000। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और आपने ये डबल एंट्री बना दी 2000 से। यहाँ पे मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि हम जो ये एंट्री बनाते हैं ना, चाहे डेप्रिसिएशन की हो चाहे एमोर्टाइजेशन की हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट, असल में ये वाला जो अकाउंट है ना एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन, दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब जो एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो अगर आप चाहो कॉन्ट्रा अकाउंट ना मेंटेन करो तो आप डायरेक्ट एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, लाइसेंस क्रेडिट, अल्टीमेटली वैल्यू किसकी कम हो रही है, लाइसेंस अब 10,000 का नहीं है, अब आपकी बुक में 8,000 का है, और हम बुक में 8,000 ही दिखाएंगे 1 साल के बाद। तो आप चाहो तो विदाउट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट डायरेक्टली आप एसेट को भी क्रेडिट, इवन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट भी हो सकता है। यानी बगैर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाए डायरेक्ट एसेट को क्रेडिट भी। ये बात इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है वो आपको एमसीक्यूज दे, और इस टाइप के एमसीक्यूज देखे हैं मैंने, ठीक है ना, मॉक पेपर में देखे। हमें एक्चुअल पेपर तो अलाउ नहीं होता देखना, लेकिन मॉक पेपर या कुछ मॉडल पेपर पहले भी वेबसाइट पे आते थे, तो उसमें एक ऐसा एमसीक्यूज था, उसने बोला है कि एमोर्टाइजेशन की डबल एंट्री क्या होती है। आपसे ये भी पूछ सकते, नीचे 4 एंट्रीज बनी हुई है, 4 ऑप्शन है, उसपे 4 जर्नल एंट्रीज बनी हुई है। अब आपको उसमें से सही जर्नल एंट्री को टिक करना है। तो हो सकता है उसने एंट्री ये बना दी हो, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो नाम है उसका। अब आप बोलेंगे सर ने तो बोला था कि एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन या अलाउंस फॉर एमोर्टाइजेशन या प्रोविजन फॉर एमोर्टाइजेशन।
अमेरिकन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सर बोल रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई नई लैंग्वेज आ गई है। तो ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली एसेट को भी डेप्रिसिएशन की एंट्री में भी कर सकते हैं। इवन जब हम आगे लेवल की अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, खासतौर पे आप लोग इंशाल्लाह जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका अगला पेपर जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, इवन मैंने आपको ये भी कहा है, ये सवाल जो मैंने आपको कल करवाया 2 सवाल, वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ML2 में जब पढ़ाता हूँ वहां के हैंडआउट से मैंने आपको करवाए प्रैक्टिस के लिए। तो बात ये कि लिंक है ना, आपका FFA के बाद अगला पेपर इस स्ट्रीम का ML2 में आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो डेफिनेटली वहां जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे बहुत ग्रूम हो चुके होते हैं, वो तो 3 लेवल ICME के क्रॉस कर चुके होते हैं, उनको बहुत अंदाजा होता है। तो वहां तो हम बहुत सारी बातें स्टूडेंट से वो कर लेते हैं कि हमें पता है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट घबराएंगे नहीं। तो वहां तो मैं अक्सर ये एंट्री भी बना देता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फाइल वैसे ही शेयर शो करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए FSCR हेड ऑफिस, मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा था, ये IS 40, ठीक है। मैंने एक सवाल ये अटेंड किया और इसमें आप देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस सवाल में ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको नजर आ रही है, ये देखिएगा ये वाली, क्या लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट PP क्रेडिट। व्हाट इज PP? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, दिस इज IS 16। जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट है वो कौन से IS में जाते हैं। अब आप देखिए मैंने ये कौन सी एंट्री बना दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये भी मैंने 2-3 हफ्ते पहले पढ़ाया यहाँ पे, और मैंने ये एंट्री बनाई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट, कुल्लू जायज, कोई मसला। तो भाई ये चीजें एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन इस वक्त चूंकि इसी के अगले सवाल में अगर आप देखेंगे, मैंने फिर यूटर्न ले लिया अगले सवाल में, अगले सवाल में अगर मैंने एंट्री बनाई होगी तो देखिए ये मैंने एंट्री क्या बनाई है, नीचे देखें, नीचे देखो, नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये भी सही है। मतलब अकाउंटिंग में ऑल्टरनेट बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, तो उसमें आपने घबराना नहीं होता, वो सब एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद देखिए हमें कितने साल की अकाउंटिंग करनी थी, 2018 और 2019। उसके बाद अगला ईयर एंड आएगा दिसंबर की 31, 2019। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम होता है, एक साल और गुजर गया तो कितने से मजीद एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो जाएगी, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट। How much is that? 6,000, सॉरी 2,000। 6,000 तो वैल्यू बचेगी, किसने कहा था 6,000? 6,000 तो वैल्यू बचेगी। अब 2 साल में कितना एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइज हो गया? 4,000। आफ्टर 2 years बुक वैल्यू वुड बी 6,000। तो ये एक सवाल कल मुझे करवाना था, लेकिन क्योंकि कल वैसी क्लास हमारी काफी लंबी हो गई थी, 10:30 भी शायद थोड़ा सा ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहा था, तो इसलिए ये सवाल मैंने नहीं करवाया था। मैंने 2 एक्स्ट्रा ये सवाल आपको करवा दिए थे ऑलरेडी, जो मैंने आगे रखे, क्वेश्चन 2 और 3। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, और मैं अपने अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 चीजें मैंने आपसे कही थी, या तो मैं अकाउंटिंग फॉर पेरोल डिस्कस करूंगा, या मैं अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स, ठीक है। Okay students, we have to start next chapter and that is accounting for sales tax. इस पे 3 बुलेट पॉइंट्स आपको दिए गए। नंबर 1, बच्चों को ये बता दें कि सेल टैक्स का प्रिंसिपल क्या है, रूल्स क्या है, और उसमें 2 किस्म के टैक्स होते हैं, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है, और एक होता है नेट टैक्स, मतलब दोनों का डिफरेंस। उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर सेल टैक्स। फाइनली 3 किस्म की इसमें टाइप्स होती है, एक होता है स्टैंडर्ड रेटेड, एक होता है जीरो रेटेड, और एक होता है एग्जाम्प्ट सप्लाईज। और इम्पैक्ट ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज इन सेल टैक्स, तो बच्चों को इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी बता दो। अच्छा, ये जो टॉपिक है मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए एग्जामिनर हर टॉपिक को इतना ज्यादा एग्जामिन नहीं करता। मैंने
कभी किसी स्टूडेंट से ये फीडबैक नहीं सुना सिंस 2015 और 16। आपको पता है ये फंडामेंटल का पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड चल रहा है, ठीक है ना। उससे पहले मैनुअल होता था जब हम पढ़ाते थे शुरू में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड हुआ, आज तक किसी बच्चे ने ये कंप्लेन आके नहीं की कि सर वो सेल टेक्स्ट के बड़े मुश्किल सवाल पूछ लेता है या वो इंटेंजिबल एसेट के बड़े मुश्किल सवाल पूछ लेता है, क्योंकि असल में ये वो एरियाज हैं तो खास तौर पे आगे आपने बहुत डिटेल से पढ़ने। इस लेवल पे जो आपको एग्जामिनर को करना चाहिए वो करता भी होगा, आई एम श्योर। डेप्रिसिएशन आपसे पूछे, इन्वेंट्री आपसे पूछे, बैंक रिकंसिलिएशन वो आपसे पूछता है, डबल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट, लेजर के कॉन्सेप्ट, ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट, बेसिक फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट, इस टाइप की बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दीज आर दी कॉमन, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चंस जो एग्जामिनर एग्जामिन करता है। लेकिन बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू कवर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल टेक्स। पूरी कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम आपको बता सकूं, और एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स जरूर कवर करूं कि जीरो रेटेड क्या होता है, एग्जाम सप्लाईज क्या होता है, स्टैंडर्ड रेटेड क्या होता है, और इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और ये इनपुट आउटपुट और नेट टैक्स क्या होता है, और इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपसे वन बाय वन जो है वो डिस्कस करूंगा। टॉपिक इसलिए कहता हूँ आपके लेवल पे एडवांस है क्योंकि टैक्स एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको पता है जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है आप में से कोई टैक्स की फील्ड में भी चला जाए, आप में से कोई ऑडिट की फील्ड में चला जाए, आप में से कोई अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल ले। हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट का एक ये भी तरीका है कि जो प्रैक्टिसिंग मेंबर बनना चाहे, यानी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहे आफ्टर क्वालिफाइड, मतलब आफ्टर क्वालिफिकेशन, जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंबर बन जाएंगे, मेंबर का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर बनना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देंगे, वो अलग से होता है। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ थे, पढ़ते थे, हमारे सीनियर थे, हमारे जूनियर थे, आज माशाल्लाह वो अपना काम कर रहे, प्रैक्टिसिंग मेंबर है, मतलब उन्होंने अपनी फर्म खोल ली, आईसी में से प्रैक्टिसिंग मेंबर का सर्टिफिकेट ले लिया, और अपने अल्हम्दुलिल्लाह वो, उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स है। आज के दौर में क्लाइंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कितनी कंपनी से लोगों को काम करवाने होते हैं, लोगों के टैक्स के मैटर होते हैं, लोगों के ऑडिट के मैटर होते हैं, लोगों के कॉर्पोरेट लॉ के मैटर्स होते हैं, उनको कौन देख रहे होते हैं? कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंसी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़ा कॉमन वन ऑफ दी। देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह वंस क्वालिफाइड हो जाए, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, मैं पर्सनल इंटरेस्ट मेरा टीचिंग में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में आ गया। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो अपनी कंसल्टेंसी की तरफ था, उन्होंने क्वालिफाइड होते ही ये काम शुरू किया। आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बहुत क्लाइंट्स हैं उनके पास, बहुत माशाल्लाह डाइवर्सिफाई कर चुके। कुछ लोग उनका माइंडसेट था कि नहीं हमें जॉब करनी है, वो जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनका माइंडसेट था हमें ऑडिटर बनना है, वो ऑडिट की तरफ चले गए। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे टैक्स की फील्ड में जाना है। हमारे यहाँ टैक्स के टीचर हैं सर अजीम सिद्दीकी, और बहुत अच्छे टीचर हैं। अभी तो आजकल नहीं पढ़ा रहे वो, क्योंकि हमारे कराची ब्रांच काउंसिल के चेयरमैन भी है, तो उनका माशाल्लाह अपना कंसल्टेंसी है। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, अपने पास भी रख लेते हैं। तो देखिए टैक्स एक पूरी दुनिया है, और ये दुनिया तो भी आपको पता है आगे जाके आपने टैक्स का भी सब्जेक्ट पढ़ना है। और वो टैक्स का सब्जेक्ट कोई बहुत ऐसा नहीं कि छोटा सा आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी आपको पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑफ कंपनीज, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो एक अलग दुनिया है। यहां हम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है सेल टैक्स। अच्छा, सेल टैक्स को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि सेल टैक्स तो एक वर्ड है, इसका एक ऑल्टरनेट वर्ड भी है। जिस तरह भी मैंने कहा था, एक हम वर्ड यूज करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सब एक ही मतलब है। लेकिन इसी तरह ये जो एक वर्ड होता है सेल टैक्स, इसका एक ऑल्टरनेट वर्ड होता है VAT, वैल्यू एडेड टैक्स।
और मैं इसको बजाय सेल टैक्स के मैं यूज टू हूँ VAT के साथ। मैं इसको कौन से वर्ड से जो है वो आपको पुकारूंगा ज्यादातर, VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम सेल टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। सेल टैक्स ऑल्सो नोन एज VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वैट कहते हैं, VAT वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये सेल टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, इसको समझने से पहले एक और बात समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। अगर हम टैक्स को क्लासिफाई करें तो टैक्स की 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली उस टैक्स को कहा जाता है कि जो टैक्स पेयर होता है, जिसपे वो टैक्स चार्ज होता है, वही उसको पे करता है, वो डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम, इससे मैं पैसे कमाता हूँ। मुझे ICA में जब सैलरी देता है तो उसमें से टैक्स माइनस करके देता है, और वो टैक्स ICA में किसको जमा करवा देता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। हर महीने मेरी सैलरी पे ICA में 10% टैक्स विदहोल्ड करता है, क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में हूँ। सर्विस सेक्टर में टैक्स का रेट जो एक्टिव टैक्स पेयर होता है, जो अपना रिटर्न फाइल करता है, उसका 10% है। जो नॉन फाइलर होता है उसका डबल है, आई थिंक 20 है या 17.5 है। पहले 17.5 था, अब रिसेंट अपडेट में शायद वो 20% है। तो मेरा टैक्स, बिकॉज कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हूँ, अपना रिटर्न फाइल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा जो टैक्स डिडक्ट होता है वो कितना परसेंट, 10%। तो बात ये है, अब ये मेरी सैलरी पे डायरेक्टली चार्ज हो रहा है, दिस इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसको मैं फील भी करता हूँ कि यार मेरी सैलरी में इतना अमाउंट में 10% तो कौन ले गई, गवर्नमेंट। डायरेक्ट का मतलब होता है जो जिस शख्स पे लगे उसको फील करे। इनडायरेक्ट टैक्स, VAT या सेल टैक्स इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो टैक्स जो बंदा पे करता है ना, वो बंदा उसको फील नहीं करता। मैंने ये पानी की बोतल उठाई, अभी आपने देखा, इस पे लिखा हुआ है PR 21.36। कैलकुलेटर है आप लोग के पास, जरा लिखिएगा 21.36, 3675 है आगे, 21.3675 लिखा है, 21.3675। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस, प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ST। व्हाट इज ST, सेल टैक्स 03.6325, 03.6325, इन दोनों को प्लस कर लो, अमाउंट 25। पॉइंट के पास 4 डिजिट थे दोनों में। अब ये जो ST है, व्हाट इज ST, क्या ये पानी की बोतल जिस कंपनी ने बनाई या जिसने पानी की बोतल सेल की, क्या उसने ये टैक्स पे करना है? नहीं, वी हैव टू पे। हम लोग ये पानी की बोतल खरीदते हैं ना, तो इसका टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता, हम फील ही नहीं करते। रोजाना कितनी प्रोडक्ट आप लोग परचेज करते हो, कंज्यूमर हंड्रेड्स ऑफ गुड्स हैं, हजारों गुड्स हैं जो आप डेली बेसिस पे, ये तो मेरे सामने प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, मैंने इसको आपके सामने, जब ये पानी की बोतल मैंने 1-2 दिन पहले परचेज की थी, तो इसकी जो मैंने अमाउंट पे की, क्या मैंने उस पर टैक्स पे किया? बिल्कुल पे किया। तो लेकिन मैंने उसको फील, हम ऐसी हजारों गुड्स खरीदते हैं जिस पर हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं करते। इसका मतलब है ये जो VAT है, इज दिस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो बंदा टैक्स पे कर रहा है वो बंदा इसको फील नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने ये, वो तो देता कितने का ये टूथपेस्ट, अच्छा 80 रुपए का, 80 रुपए देके आ गया, उसको नहीं पता कि 80 रुपए के अंदर सेल टैक्स भी। ये तो चलो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो शायद आप लोगों को पता हो, आम बंदे को नहीं पता होता। वो तो जाते हैं कितने की प्रोडक्ट है, अच्छा भाई इतने की है, कंपनी रेट लिखे हुए प्रिंटेड 110 रुपए, चाय की पत्ती 120 रुपए, वो लेकर आ गया घर पे, लेकिन उसके अंदर चेक किया करे
हर प्रोडक्ट पे चेक किया करें, ST सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड उसकी वैल्यू में क्या हो रही है, ऐड हो रहा है, वैल्यू एडिड टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है, एंड यूजर पे कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज वैल्यू एडिड टैक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा था मैं वर्ड यूज करूंगा VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। उसकी वजह ये है, असल में सेल टैक्स अगर लिखा जाए ना तो शायद स्टूडेंट के जहन में ये बात क्लिक होती है, सेल टैक्स का मतलब ये हुआ कि सेल्स के ऊपर जो टैक्स है, शायद आपके जहन में ये आएगा। तो याद रखना, सेल टैक्स सिर्फ सेल्स के ऊपर नहीं होता, सेल टैक्स परचेज के ऊपर भी होता है। अब वो कैसे, इधर देखिएगा। तो हमारे पास इसमें बेसिकली टाइप्स है, एक को हम कहते हैं VAT ऑन सेल्स और एक होता है VAT ऑन परचेजेस। नाउ व्हाट इज VAT ऑन परचेजेस? इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप भी अपने आप को यूज टू रखिएगा बजाय सेल टैक्स के वर्ड के, कौन से वर्ड से, VAT। क्योंकि सेल टैक्स से अगर आप पढ़ते हैं ना तो शायद आपको फील होता है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ किससे है, सेल से। तो मैंने तो पहले सेल के बजाय किससे लिख दिया, VAT ऑन परचेजेस एंड VAT ऑन सेल्स। दो किस्म के VAT है आपके पास, VAT ऑन परचेजेस एंड VAT ऑन सेल्स। VAT on purchases, VAT on sales. Now, how can we differentiate between VAT on purchases and between VAT on sales? देखिए, सबसे पहले तो कीप इन माइंड कि अभी सिलेबस ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स। ये तो नेट तो इन दोनों का डिफरेंस है। नाउ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा आसान सा सवाल है, और सवाल ये है मेरे भाई, जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, एक बेचने वाला भी जो है ना पहले खरीद के लाता है, या तो खरीद के लाता है या खुद बनाता है, लेकिन खुद बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल खरीद के लाता है। अब एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा लैपटॉप खरीद के लाता है और बेचता है। खरीद के लाता है मतलब परचेजेस, बेचता है मतलब सेल्स। जब वो खरीद कर लाता है तो प्रोडक्ट इन होती है या आउट होती है उसके पास, उसके ऊपर जो टैक्स है वो इनपुट है। जब प्रोडक्ट बेचता है तो प्रोडक्ट आती है चली जाती है, चली जाती है ना, बेचते वक्त प्रोडक्ट और खरीदते वक्त प्रोडक्ट। तो VAT ऑन परचेजेस को कहते हैं इनपुट टैक्स। कौन सा टैक्स, इनपुट टैक्स। और VAT ऑन सेल्स को कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। एक होता है VAT ऑन परचेजेस और एक होता है VAT ऑन सेल्स। बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब आप परचेज करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास आती है या जाती है, आने को क्या बोलते हैं, इन होना या आउट होना। तो उसका मतलब है VAT ऑन परचेजेस इनपुट टैक्स। प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट आती है चली जाती है। सेल्स करते हैं तो इसका मतलब है VAT ऑन सेल्स, also known as output tax. अच्छा, अब input tax, output tax, how to record, how to calculate net of tax. अब ये जो तीसरा वर्ड था इसमें नेट टैक्स, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा और फिर कुछ चीजें और भी आगे बताऊंगा। हम एज्यूम कर लेते एक बिजनेसमैन है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पहले खरीद के लाता है फिर वो आगे बेचता है। मिसाल बहुत आसान दूंगा, आसान से मुराद कुछ ऐसी वैल्यूज पिक करूंगा जिस तरह कल मैंने ली थी 5 लाख रुपए का एसेट, 5 साल की लाइफ, सिरात मुस्तकीम, एमोटाइजेशन, तो वो बात जरा समझ में आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह कुछ वैल्यूज लेके आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करें एक परचेजर है और वो परचेज करने गया, प्रोडक्ट, जब वो पहुंचा खरीदने के लिए सेलर के पास, उसने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट जो आपको खरीदनी है, वो हालांकि अपने लिए नहीं लेकर आ रहा, वो बेचने के लिए ला रहा है। बोला भाई ये 3 लाख रुपए की है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि अब टैक्स भी लेना है, टैक्स लगा दिया। पहले टैक्स नहीं था, सपोज मिसाल दे रहा हूं, तो 3 लाख रुपए तो इसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर अब टैक्स रेट नॉर्मली हमारे यहाँ
17%, 17.5%, ये रेट चल रहा होता है। पेपर में भी ज्यादातर ये वाला रेट आता है, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ी आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, 10%, ताकि वो कैलकुलेशन आसान हो। 3 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट थी। उन्होंने कहा 3 लाख तो कॉस्ट है भाई, और मैं तो एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं तो अपना बिजनेस, जाहिर सी बात है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, गवर्नमेंट को शो करना होता है सारा, मुझे अपना रिकॉर्ड मुझे तो बतानी है गवर्नमेंट को मैंने इतनी सेल की है। तो भाई मैं आपसे 3 लाख रुपए नहीं लूंगा, 3 लाख का मुझे एक्स्ट्रा आप कितना देके जाओगे? वो कितना होता है? 30,000। और ये 30,000 रुपए मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा भाई, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दूंगा, राइट? तो अब आप मुझे बताएं, आप परचेजर हैं, आप उसको कितने पैसे देकर आए? 3 लाख। अब मैं यहां जब डबल एंट्री बनाऊंगा ना, इधर देखिएगा, नंबर 1 परचेजेस डेबिट 3 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे सर वो तो 3,30,000 है। नहीं, परचेज की वैल्यू कितनी थी? VAT डेबिट। अब आप इसको चाहो तो VAT लिखो और चाहो तो इसको सेल टैक्स लिखो। अब सेल टैक्स लिखो परचेज के साथ, थोड़ा अजीब भी लगता है, तो बहरहाल इसका जो अच्छा नाम है वो क्या है? अब ये VAT ऑन सेल्स है या VAT ऑन परचेज है? इज दिस इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स? कितना मुझे VAT भी देना पड़ा? अब 2 या 3 ऑप्शन है क्रेडिट के लिए, वो तो हम सवाल लिख के भी कर सकते हैं। अगर उसने कैश दिया है तो आप कैश को क्रेडिट करोगे, अगर उसने चेक दिया है तो, और अगर उसने उधार पे लिया है तो कोई इशू नहीं है, बाद पे दे देंगे भाई, पेबल तो देना है ना, बाद में अकाउंट पेबल डेबिट कैश ही क्रेडिट होना है या बैंक क्रेडिट होना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कैश पे उसने खरीदा। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अभी आपकी फीलिंग ये आनी चाहिए कि सर आप तो अभी कह रहे थे कंज्यूमर पे करता है, ये तो बेचारा दुकानदार पे करके आ गया। दुकानदार को टेंशन नहीं है, दुकानदार अभी आगे कंज्यूमर से लेगा। ये दुकानदार को 30 क्या 50 भी देने पड़े ना, 60 भी देने पड़े, उसको कोई टेंशन, उसको पता है तो मैं आगे एडजस्ट कर लूंगा। कैसे? अब जरा आगे आ जाए। अब दुकानदार साहब जो है 3 लाख रुपए की खरीद के लाए, 3 लाख ही बोलना, 3,30,000 नहीं बोलना, इसको कितने की खरीद के लाए? बोलने में तो 4 लाख की बेचूंगा भाई, जाहिर सी बात है, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा? उसूल रिस्क हलाल तो इबादत है, वो रिस्क हलाल कमाने के लिए बैठा हुआ है। वो कह रहा है मैं 3 लाख की लाया हूँ, कितने की बेचूंगा? अब कस्टमर आ गया, शाहनवाज भाई चलेगा उसके पास। उन्होंने कहा शाहनवाज को भाई ये 4 लाख रुपए की, लेकिन एक बात और सुन ले, 4 लाख तो इसकी प्राइस हमने रखी हुई है, आपको पता ना खान साहब ने क्या बोला, टैक्स भी ले रहा है 400,000 प्लस टैक्स। आप अक्सर देखा करें, खासतौर पर अभी खान साहब की हुकूमत में ये बहुत ज्यादा नो हाउ लोगों को शुरू हुई है, वरना पहले वो सेल टैक्स ऐड होता था नहीं। अब वो खान साहब आप देखा करें अक्सर, पहले खाड़ी वगैरह में इतना नहीं होता था, अब वो लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस पर टैक्स शामिल है, टैक्स शामिल। एक मरतबा मैं गया तो एक प्रोडक्ट हमने परचेज की खाड़ी से, वहां प्राइस कुछ और थी, काउंटर पे गया तो उसने बोला इतने पैसे। मैंने बोला यार वो तो प्राइस टैग तो ये हुआ था। बोला सर वो आप देखिए उस पर तख्ती लगी हुई है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस पे भी टैक्स शामिल, अभी टैक्स भी तो ऐड हुआ है सर। टैक्स के बाद वो 400-500 रुपए का उसने उसके ऊपर टैक्स ले लिया। तो जाहिर सी बात है अब ये चीजें जो है वी हैव टू पे टैक्सेस, वी हैव टू पे। अब यहाँ पे, और ये बहुत सारे लोग बता भी देते हैं कि भाई अगर आपको परचेज करना है ना तो आपको इनवॉइस प्लस टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि कस्टमर को मैंने कहा कि 4 लाख रुपए तो भाई गवर्नमेंट की, सॉरी 4 लाख तो मेरी सेल प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जितने का भी बेचोगे उस पर कितना % टैक्स ले लेना, तो 4 लाख का 10% कितना होता है? तो अब मैं कस्टमर से कितने पैसे लूंगा? 4 लाख। लेकिन मेरी सेल इनकम बढ़ती है क्रेडिट, क्या मैं अपनी सेल 4,40,000 की दिखाऊंगा? नहीं मेरे भाई, मुझे तो सेल कितने की दिखानी है? 4 लाख की सेल, 3 लाख की परचेज, 1 लाख का प्रॉफिट था मेरा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे किसको क्रेडिट करना है? अब ये VAT कौन सा था? सेल्स के ऊपर था, तो इस VAT को क्या कहूंगा? इनपुट और आउटपुट। यस, आपके लिए मैं अलग कलर के मार्कर से इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस इज इनपुट टैक्स, इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। बताता हूं। वेरी गुड, आपका सवाल अच्छा है, किसने पूछा ये? गुड क्वेश्चन। मैं उसी तरफ जाऊंगा अभी
इस पे लायबिलिटी 10,000 है सिर्फ, क्योंकि हम पहले से कितना पे करके आए थे वहां। जब मैं खरीद के लाया था 3 लाख की प्रोडक्ट, कितने में लाया था 3 लाख, तो 30,000 तो मैं अपनी साइड में जेब में डालूंगा, बाकी कितने रह गए 10,000 रुपए मैं किसको दूंगा। अब आप बोलोगे सर आप तो फ्रॉड कर रहे हैं, आप कस्टमर से कितने पैसे ले रहे हैं 40,000 और गवर्नमेंट को कितने दे रहे हैं। भाई मेरे भी आप पे 30,000 उसने भी तो दिए गवर्नमेंट को, इस बंदे ने जिससे मैंने खरीदी थी, ठीक है ना। मैंने तो शाहनवाज को बेची, मैं भी तो लेकर आया था मेमन भाई से खरीद के। अब मेमन भाई तो आपको पता है सर्टिफाइड मेमन है, वो तो बोलने सर हम तो कारोबार में तो सर बाप बेटे का भी हिसाब होता है, तो आप हमारे टीचर जरूर है लेकिन कारोबार कारोबार है। तो भाई अब मेमन भाई ने कहा कि सर अब क्या कर सकते हैं, टैक्स तो हमने गवर्नमेंट को देना है। मैंने कहा ठीक है मेमन भाई आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा के मुझे इसका चालान दे देना, ताकि मैं आगे गवर्नमेंट को बता दूं कि ये चालान है मेरे पास, ये टैक्स मेरे बिहाफ पे मेमन भाई ने आपको जमा करवा दिया था। तो याद रखिए, अब ये भी फर्दर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसका डिफरेंस क्या है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ये सारी बातें आपको बतानी है। बहरहाल फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस के हम जब वीएटी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल टैक्स ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, वो वैल्यू में ऐड हो जाता है ना, 3 लाख की चीज 3 लाख 30 की हो गई वैल्यू एडेड। अगर सेल टैक्स ना हो तो वो 3 लाख की बिकेगी भाई, असल में टैक्स की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। परचेजर परचेज करते वक्त पे करके आया, उसने जब प्रोडक्ट आगे बेचनी है, अब उसने 3 लाख की खरीदी है, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि 3 लाख 30 की ली है, हालांकि उसने कैश कितना दिया था, मैंने कैश कितना क्रेडिट किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने कितने की खरीदी है 3 लाख की। मुझे उस 30,000 की टेंशन, मैंने कहा 3 लाख के लिए 4 लाख की बेचूंगा, कितने रुपए कमाऊंगा 1 लाख रुपए। कस्टमर से मैंने लिए 4,40,000 रुपए, उसमें से मैंने अपनी सेल कितने की रिकॉर्ड की 4 लाख की, बाकी 40,000 रुपए कौन से अकाउंट में क्रेडिट किए। अच्छा अब भाई ने पीछे कहा कि सर ये आपने क्रेडिट किया है, तो इनके जहन में या इन्होंने पढ़ा भी होगा तो इनके जहन में ये बात आई कि सर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और आपने वीएटी क्रेडिट किया है, तो अगर ये लायबिलिटी तो उसका मतलब है वो मेरा एसेट है, वो मैं एक्स्ट्रा पे करके आया था, मैं 3 लाख रुपए की चीज कितने की खरीद के लाया था और मैं कितने एक्स्ट्रा पैसे देकर आया था, वो मेरा एसेट है, डेबिट होता है। अब बात ये है यहाँ पे एक एंट्री और बनेगी अभी, और दूसरी बात वो एंट्री नेट की होगी, जो ऊपर लिखा हुआ था ना, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है दूसरा क्या होता है। इस कंडीशन में नेट टैक्स कितना बना 10,000 रुपए, वेरी गुड। अब यहाँ पे उसकी एंट्री में यहाँ साइड पे बनाऊंगा, लेकिन एक चीजें कुछ आपको बतानी है, इधर देखिएगा शाहनवाज प्लीज लुक एट दिस। इफ, ये इफ किसी वजह से लिखा है, इफ एक है आपका आउटपुट टैक्स, एक है आपका इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इस, ये साइन किसका होता है, वेरी गुड, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इनपुट टैक्स। क्या मेरी एग्जांपल में यही नजर आ रहा है अभी। आउटपुट टैक्स कितना है इस केस में 40,000, इनपुट टैक्स कितना है, क्या 40,000 रुपए 30,000 से ज्यादा होते, ग्रेटर देन का साइन लगा दूं, तो जो डिफरेंस है ना इधर देखिएगा, वो डिफरेंस आपका नेट टैक्स होता है, और उस डिफरेंस को कहा जाता है पेएबल टू गवर्नमेंट, पेएबल टू गवर्नमेंट। ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब दिस इज योर, वेरी गुड, दिस इज योर लायबिलिटी। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10,000 रुपए, इज दिस योर एसेट और लायबिलिटी, यस दिस इज योर लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज कौन सा टैक्स, नेट टैक्स, सॉरी नेट नेट लिख दिया, दिस इज नेट टैक्स। सिलेबस में लिखा हुआ था ना ऊपर, नंबर 1 इज व्हाट, जो कि परचेज पे होता है, नंबर 2 जो कि सेल पे होता है, नंबर 3 व्हाट इज नेट टैक्स इन दिस सिचुएशन, हाउ मच 10,000। अब आप देखिए मुझे 1 लाख रुपए कमाने थे ना, कितने कमाने थे, जब मैं खरीद कर लाया था
उस वक्त मेरी जेब से कितने माइनस हुए थे? 3 लाख रुपए, सही है। -3 लाख नहीं हुए थे, परचेज 3 लाख की थी, कैश कितना गया था? अच्छा, ये बताएं जब मैंने सेल की मेरी जेब में कैश कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर में लेके -3,30,000 क्योंकि कैश गया था पहले, -3,30,000 प्लस 4,40,000, 1,10,000 पॉजिटिव आ रहा है। ये 10,000 रुपए किसको दे रहे हैं? जब मैं गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए दूंगा तो कैश आएगा या कैश जाएगा? कैश जाता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अब इधर देखिएगा, कैश को मैंने क्रेडिट करना है कितने से, कितने से, और कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? वीएटी। चूंकि वीएटी मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, नाउ वी आर गोइंग टू पे। इफ वी आर गोइंग टू पे मींस हमारी लायबिलिटी whenever decreases always be VAT डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप देखें 3 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, जो एक्सेस अमाउंट मेरे पास आई थी वो मैंने किसको दिया? गवर्नमेंट को। अब यहां पे दोबारा अगर आप 3 जगह कैश यूज हुआ है, कितनी जगह पे? अगर आप कैलकुलेटर में तीनों को देखें, -330,000 क्योंकि क्रेडिट हुआ है, एसेट क्रेडिट होता है यानी माइनस होता है, प्लस 440,000 क्योंकि डेबिट हुआ है। एसेट में डेबिट का मतलब प्लस, एसेट में एसेट डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता, ये बात तो आपको पता है। फिर -10,000 क्योंकि क्रेडिट हुआ है। अल्टीमेटली कैलकुलेटर बोलेगा मेमन भाई कितना आंसर आ रहा है? 1 लाख रुपए। मेमन भाई तो बगैर कैलकुलेटर के सर्टिफाइड मेमन है भाई, कारोबारी आदमी। 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ गया जेब में। अब यहाँ पे चूंकि अगर कोई ये समझ रहा है सर आप तो मतलब ये गलत कर रहे हैं, कस्टमर से 40 लेके 30 अपनी जेब में डाल रहे, 10 गवर्नमेंट को, मेरे भाई 30 में पहले एडवांस में दे चुका हूँ गवर्नमेंट को। इसलिए मैंने कहा था उस वक्त मैं दे 3,30,000 रहा हूं, लेकिन मैं अपनी परचेज को कितना मान रहा था? 3 लाख, और कस्टमर से 4,40,000 ले रहा हूं, लेकिन सेल कितनी मान रहा हूं? 4 लाख, क्योंकि उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अब ये तो मैंने आपको बताया एक केस, इसमें एक रिवर्स केस भी होता है। और आपको पता है मैं ये 2 पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह कवर करता जा रहा हूं सिलेबस के, आउट ऑफ 3। पहला पॉइंट मैंने क्या कवर कर लिया? प्रिंसिपल ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली बात, ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि वो आपसे पूछेंगे सेल टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ देम, 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप कंफ्यूज हैं। इवन मैंने अच्छे स्टूडेंट देखे वो बहुत दफा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सेल टैक्स क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे पास अब प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि सेल टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑल्सो नोन एज वीएटी। वीएटी ऑन परचेजेस इनपुट, वीएटी ऑन सेल्स आउटपुट, इन दोनों का डिफरेंस नेट टैक्स। बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर सेल टैक्स, यही तो है बुक कीपिंग एंट्रीज, ठीक है। व्हाट आर दीस बुक कीपिंग एंट्रीज? इसमें एक केस और बन सकता है, वो इसका रिवर्स केस होता है। अब यहाँ पे रिवर्स केस जब मैं बनाऊंगा तो शायद आपको जो बहुत समझदार है या बहुत सोचते हैं, जैसे हमारे मेमन लोग होते हैं, सर्टिफाइड कारोबारी लोग, मेमन भाई नाराज तो नहीं होते? बात ये है कि भाई असल में पता है क्या, मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेमन लोग हैं ना उनका बिजनेस माइंड माशाल्लाह बहुत होता है। ये हकीकत में मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, ये हकीकत है। ये मैं आपको बताऊं, ये तो हम और आप जैसे अब इस फील्ड में आना शुरू हुए, सीए की और सीएमए की। जैसे मैं मेमन नहीं हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ पढ़ता था आईसीएमए में, जब मैं स्टूडेंट था, तो हमारे मैथ के टीचर अभी भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है यहाँ पे, कल भी वो भी क्लास ले रहे होंगे इस वक्त। यहाँ आते सुबह इसी टाइम पे आते, सर मुर्तुजा मूसा, बहुत अच्छे टीचर है मैथ के माशाल्लाह, बहुत पुराने टीचर है, मतलब मैंने उनसे पता नहीं कब पढ़ा था माशाल्लाह, और अभी भी माशाल्लाह वो पढ़ा रहे। तो वो मेमन है, और वो उस वक्त कहा करते थे क्लास में कि पहले अगर वाकई हिस्ट्री आप देखो ना, तो बिजनेस में, और ये बिजनेस की फील्ड है हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे सीए और सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो ये जो 2 आपके टाइटल हैं, ये फील्ड है,
इसमें ज्यादातर लोग, पहले अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें, कौन मिलेंगे आपको? मेमन लोग मिलेंगे। अब बिजनेस की बड़ी बड़ी जो मार्केट से, आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, सारे अकील करीम डेडी, ये कौन है? मेमन है। आरिफ हबीब कौन है? मेमन। एक बंदा मेमन टाइगर, नाम सुना होगा। तो देखिए ये सब बड़े बड़े लोग जो है ना, ये सब सर्टिफाइड मेमन है, जो बड़ी बड़ी मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किए हुए। और डेफिनेटली इन लोगों का बिजनेस पे बहुत ज्यादा जो है ना, एक तो स्टेक होता है, दूसरा हमारे इकोनॉमी में, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी का। तो याद रखिए, अब ये जो हमारे पास बिजनेस की हम बात कर रहे थे, तो कारोबार ठीक है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डेफिनेशन होती है बिजनेस की कि आपकी वो एक्टिविटीज, आपका वो ऑब्जेक्ट, आपके वो परफॉर्मेंस, आपके वो काम जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो टू मेक अ प्रॉफिट। जब आप कोई काम पैसा कमाने के लिए करते हो तो उसको अकाउंटिंग की शरीयत में बिजनेस कहा जाता है। अब क्या हमेशा प्रॉफिट होता है? याद रखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाती है, नियर टू एक्सपायर हो जाती है, आउट ऑफ सीजन हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में नेगेटिविटी एक्सपोज हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट के मार्केट में ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई एक्सेस से डिमांड कम हो जाती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, रेयर केस में होता है, आजकल तो थोड़ा रिवर्स चल रहा है पिछले 1-2 सालों में, वरना 2-3 साल पहले ये सिचुएशन भी आई, ज्यादा पुरानी, 2-3 साल पहले ईद उल अजहा के मौके पे मवेशी मंडी पे एक्सेस जानवर आ गए थे, डिमांड कम थी। आखिर में क्या हुआ था, जो जानवर लोग 1-1.5 लाख का लाते थे एक हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, वही जानवर लोग 50,000 70,000 रुपए, मतलब आधे पैसों में लेके आ रहे। क्यों? बात ये थी कि वहां पे आपकी डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। फिर मौसम भी औसम हो गया था, बारिशें बहुत ज्यादा एक्सेस बारिशें हुई, इवन ईद वाले दिन भी थोड़ी बहुत बारिश, 1 दिन पहले तो बहुत तूफानी बारिश। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर अनकंट्रोलेबल होते, इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, जिसको कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। 2 किस्म के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। जो माशरे का हिस्सा होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में। पिछले 2 साल गुजरे, अल्लाह ताला सबको इसके हलाल दे और सबके साथ खैर आफियत का मामला रहे। पिछले 2 साल में माह रमजान में कितने लोगों के सीजन होते, शायद आपको इतना नहीं पता हो। मैं तो जहाँ रहता हूँ बिल्कुल जामा क्लॉथ मार्केट मेरे घर से नजर आती है, इतना रश का आलम उन मार्केटों में होता है, पूरी पूरी रात खुली होती है, माशाल्लाह लोगों के सीजन होते। लेकिन पिछले 2 साल में सन्नाटा, कोविड, दुकानें खुलने ही नहीं देते थे, चांद रात में लगते ही था कि सुबह ईद है। वरना तो हमारे यहाँ तो जिस जहाँ मैं रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रात और पूरा रमजान ऐसा लगता है कि कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग ही दुनिया में हम है। तो बहरहाल बात ये है मेरे भाई, कोविड क्या हमारे कंट्रोल में था? कोविड सिचुएशन आई, मार्केट्स बंद हो गई, पूरे पूरे बिजनेस लोगों के जो ना हिट हुए, पूरे पूरे सीजन लोगों के हिट हुए। तो याद रखें, ये चीजें हमारे कंट्रोल में, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। बारिश हो जाती है, अल्लाह ना करे, बहुत सारे लोगों की प्रोडक्ट, मेरे कई जानने वाले, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, उनके बिजनेस की प्रोडक्ट्स बहुत हिट हुई मार्केट बारिशों की वजह से। आप और हम भी जानते हैं कि अभी देखिए अचानक ये पिछले 2-3 हफ्तों में कितने वाकया सुनने में आए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाले मामला फरमाए। जो खास तौर पे कोऑपरेटिव मार्केट में लॉस हुआ है ना, वो आपको अंदाजा नहीं है। आप लोग तो शायद इतना नहीं समझते होंगे बिजनेस को, या हो सकता है थोड़ा बहुत मीडिया देखते हो। कोऑपरेटिव मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट, और कराची ओल्ड सिटी एरिया, बहुत बड़ा बिजनेस वहां से होता है। सीजन लोगों के लगे हुए थे, ये तो मेन शादियों का सीजन था अभी, वहां सारे परचेजिंग लोगों के ऑर्डर्स, कितना नुकसान हुआ अचानक। मतलब ये रिस्क कंट्रोलेबल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल रिस्क है। तो बात ये बताना चाह रहा हूं, अब मैं रिवर्स केस की बात करूंगा। आप खरीद के लाए 50,000 की, आप बेच रहे 40,000 की। क्यों भाई 40,000 की क्यों बेच रहे भाई? आपने क्या सोशल वेलफेयर खोला हुआ है? आपने क्या लोगों के लिए खिदमत खल्क की कोई जिम्मेदारी ले ली है? नहीं, आप मजबूरी के तहत, आपकी प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायर है, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन होने वाली है, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ सीजन होने वाली है, आपकी प्रोडक्ट का मार्केट में कोई ऑल्टरनेट आ चुका है, लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ नहीं आ रहे, आपकी प्रोडक्ट के बारे में किसी चैनल ने, मीडिया ने
मार्केट में नेगेटिविटी एक्सपोज कर दी है, लोग आपकी तरफ आना पसंद नहीं कर रहे। अब एक ही रास्ता है, लोगों को लालच दी जाए 50 वाली चीज 40 में, तो लोग खरीद लेते हैं। कल देखो ना, सफाई ने सेल लगा दी 50%, रश बढ़ जाता है लोगों का। ठीक है, जे डॉट सेल लगा देता है, गाड़ी आइडियाज ने अप टू 70%, समर पत्नी विंटर कौन सी सेल लगा दी। तो देखिए, दीज आर द कॉमन रीजन। आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर फिर समझते हैं हाँ यार ये तो कम में दे रहा है, चलो इससे खरीद लेते हैं। फिर उसके जहन से वो सारी बातें निकल जाती है, मीडिया में क्या बोला था। तो याद रखे भाई, बहरहाल बात ये है कि ये तो एक केस था, इसका रिवर्स केस भी होता है। वो रिवर्स केस क्या हो सकता है कि मैं एक प्रोडक्ट लाया 50,000 रुपए, और 50,000 पे 10% कितना टैक्स देकर आया था, 5,000। 50,000 की खरीदी, परचेज की वैल्यू कितनी थी। चले यही मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि एक मैं और रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। लुक एट दिस। अभी छोटी एग्जांपल, ज्यादा नुकसान नहीं कराओ ना किसी का यार। मैंने 50,000 रुपए की परचेजेस की, और वही 10% समझाने के लिए, तो 10% VAT कितना बन गया, 5,000। मैंने कैश कितना दे दिया। क्या खरीदते वक्त मुझे पता होता ये प्रोडक्ट 50 की नहीं बिकेगी, नहीं पता होता ना। हम तो इस चीज से लेते हैं यार 50 की ले रहे, चलो 2 पैसे कमा लेंगे, 60,000 की भेज देंगे। माइंड तो यही होता है बिजनेस में। लेकिन बाज दफा हालात ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना कोविड पे, यार लोगों ने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बेची है। मैं आपको उस दिन मिसाल दे रहा था, वो जो हमारे जानने वाले चॉकलेट्स, उन्होंने कहा कि हम मार्केट में 700 रुपए 800 रुपए की देते थे, वो बाहर से मंगवाते बड़े, वो भी माशाल्लाह सर्टिफाइड, प्योरली सर्टिफाइड माशाल्लाह, खास सर्टिफाइड मेहमान है माशाल्लाह। तो वो बड़े बिजनेसमैन है, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है। तो ज्यादातर लोग फिर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बेल्जियम गालिबन कंट्री बताया था, वहां से वो मंगवाते और आगे बेचते। अब उन्होंने पूरे फ्लैट वालों को आके बोला कि भाई आप लोग सब हमसे खरीद लो, हम मार्केट में तो 700-800 रुपए की देते थे, अब तो ये 1 महीने की रेट ले गई, एक्सपायर हो जाएंगी। 1 महीने भी चलो है, तो हम आपको 300 रुपए में पैकेट दे रहे हैं चॉकलेट्स के, उसमें चॉकलेट्स की पैकेट्स। अब 300 रुपए, जाहिर सी बात है, जो चीज 700-800 रुपए की आप मार्केट में दे रहे हो, आप तो बाहर से मंगवाते हो, तो लोग खरीद भी लेते। लेकिन क्या हो सकता है उसमें उनको नुकसान भी हकीकत में होता है। भाई मैं अपने घर की अक्सर वो मिसाल लेता हूँ, मेरा अपना भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो कपड़ों का काम करता है, वो मुझे बताता है भाई कि मेरी दुकान पे पुराने सूट पड़े हुए, पुराने से मुराद सेकंड हैंड नहीं है, सूट तो नए हैं, वो फैशन पुराना हो गया है, वो फैशन। तो कस्टमर को, मेरा भाई तो जाहिर सी बात है, मुझे तो भाई झूठ तो नहीं बोलेगा, ठीक है। और मैं जाता हूँ अक्सर उसके, जाहिर सी बात है कभी कभी परचेजिंग में भी जाता हूँ, मुझे ही पता होता है कौन सा सूट वो कितने का खरीद रहा है। वो कहता है यार मैंने इतने के ये लेडी सूट परचेज किए हुए, और मैं परचेज से भी कम पे बोलता हूँ खरीद लो। बाज़ दफा कस्टमर नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि वो फैशन पुराना हो गया है। और लेडीज को खास तौर पे आज के दौर में आपको पता है कि फैशन जो है वो आज के दौर में चीजें आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ सीजन हो जाए, ठीक है ना। अब ये खास तौर पे अभी गर्मियों की प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी। अभी देखे ना आप, अब आप देखिए, अभी हर साल मैं देखता हूँ, ये एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, बहुत बड़ी कंपनी है, कैनवुड, नाम सुना होगा आपने। हर साल वो अभी दिसंबर में ना सेल लगाती है, हर साल। और उसमें मतलब बहुत लोवेस्ट रेट पे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती है। खास तौर पे ये स्प्लिट हो गए, डिफ्रीजर हो गए, वाटर डिस्पेंसर। क्यों? उन दिनों में इन प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने खुद परचेज की 2-3 मरतबा वहां से जाके, डिफरेंट लोकेशन पे लगाते हैं। आजकल ये लोग शारा फैसल पे लगा रहे हैं, पहले ये ICMA का सिटी कैंपस है उसके बिल्कुल बाहर लगता था, वो तो हमें बड़ी आसानी थी, हम वहाँ कैंपस में होते थे। और ये तकरीबन 15 दिन 20 दिन ये सेल उनकी जारी रहती है। मेरे कई शागिर्द, कई स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ICMA के उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। वो मुझे मैसेज कर देते, सर वो सेल लग गई है, कुछ परचेज करना है तो आ जाए। और फिर वो और भी माशाल्लाह, मुझे तो एक तो वैसे ही डिस्काउंटेड रेट होते हैं, फिर मैं जाता हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह और भी कम करवा देते। अभी पिछली दफा लगी थी, मैं यहीं पढ़ा रहा था, हेड ऑफिस में ही था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं, वही स्टूडेंट का मैसेज आ गया, सर वो सेल लगी गई है, मैं हूँ अभी, आपको आ रहे हैं तो आ जाइएगा। जुम्मे का ही दिन था गालिबन, जहाँ तक मुझे पता जुम्मा ही था। मैं पढ़ा के निकला और डायरेक्ट वहां पहुंचा, एक प्रोडक्ट मैंने परचेज की, उसने और प्राइस कम करवा दी, वो मैंने रखी और मैं ले गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बात ये है कहने का मकसद कि आपको जब टाइम कुछ ऐसा भी आता है, बाज दफा
अब देखिए एक अरसे से आप देख लो आइडियाज ने कितनी सेल लगाएगी, मतलब टाइम हो गया है। और वाकई कुछ चीजें तो मैं बताऊं आपको, मिसाल दूंगी, कुर्ता मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने आइडियाज से ये ऑनलाइन मंगवाया 1200 रुपए, नथिंग यार, 1200 रुपए क्या है, खाली सिलाई आज के दौर में ना एक, और इसके अंदर ये कढ़ाई नहीं, आप दर्जी के बाद है ना 1200 रुपए लेगा आपसे खाली सिलाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको, और इनका फैब्रिक भी अच्छा होता है। तो ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाया। तो बात ये मेरे भाई, आइडियाज क्यों, जरा बात ये है, ये जो बीच में 2 साल लोगों की परचेसिंग पावर नहीं थी भाई, कोविड की वजह से लोगों की सेल नहीं हुई है, लोगों का स्टॉक आउटडेटेड होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। वो निकालेंगे तो न्यू अराइवल डिस्प्ले करेंगे ना भाई, पुराना स्टॉक भी तो निकालना है, कब तक रखोगे पुराना स्टॉक, उसके लिए तो जगह चाहिए। तो बात ये है, पिछले 2 सालों में कोविड ने ओवरऑल इकोनॉमी को, आप लोगों ने खुद देखा यार, 6-6 महीने दुकानें बन रही लोगों की, शटर तक ऑन नहीं हुए, पीक सीजन चले गए लोगों के। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, और ये तो ब्रांड जो होते हैं आइडियाज वगैरह, ये लोग तो वैसे ही इनकी प्राइस ज्यादा होती है, नॉर्मल कस्टमर तो वैसे भी थोड़ा जाहिर सी बेचारा मुश्किल से जाता है। अब जब उनको पता है कि यार लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई, कोविड की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी हिट हुई है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, चीजें आपकी बाज़ दफा कम पे भी बेचना पड़ती है। ये सारी बातें इसलिए समझाइए, अब मैं भी ये प्रोडक्ट कम पे बेचने जा रहा हूँ, क्या करें, मजबूरी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, अब ये 50,000 की तो मैंने ली थी, 55 नहीं बोलना, कितने की ली थी, अब 50 क्या, लोग 45 की भी नहीं ले रहे। मैंने बोला यार 40 की ले लो भाई, बड़ी मुश्किल से एक बंदा आया, अब 40,000 तो मैंने उसको बोले, फिर इसको मैंने एक बात और बोली, भाई 40,000 तो प्राइस है, आपको पता है खान साहब की हुकूमत है और हम बगैर टैक्स के तो काम ही नहीं कर सकते, तो हमें 10% क्या भी लूंगा मैं आपसे टैक्स। देखिए याद रखें, जो कंपनीज काम करती है ना, वो टैक्स के बगैर नहीं चल सकती। मैं आपको मिसाल दूं, मैं जहाँ जॉब करता था, हमारी प्रोडक्ट ये एचपी के लैपटॉप प्रिंटर थे। अब मैं, जाहिर सी बात है, जब आप कहीं जॉब करोगे ना कल को, आपके खानदान वाले, अच्छा आप यहाँ जॉब करते हो, उनको कोई चीज खरीदनी है आपको फोन करेंगे, यार ये सस्ते। अभी मैं आपको मिसाल दी हूँ, मेरे स्टूडेंट तो बेचारे खुद बता देते हैं, कई स्टूडेंट है माशाल्लाह वहाँ पे, कैनवुड एक बहुत बड़ी कंपनी है, जाहिर सी बात है, उतनी प्रोडक्ट्स है उसकी, इतनी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसकी, और कंपनी में तो सारे अकाउंटेंट होते, तो हमारे स्टूडेंट आईसीएमए के, तो अब वो मुझे कॉल कर देते हैं, बता देते, थोड़ा फेवर और दिलवा देते हैं। लेकिन बात ये है कि आप लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यार हमारा जानने वाला वहां काम करता है, लेकिन पता अब मेरे पास कॉल आती थी, यार वो हमें लैपटॉप चाहिए, आप वो लैपटॉप की कंपनी में एचपी में जॉब करते हैं ना। अब मैं पता उनको क्या बोलता था, मैं भाई मैं कंपनी में हूँ और हमारी कंपनी बगैर टैक्स के, अब हम आपको प्राइस में देंगे ना, शायद आप बोलोगे मार्केट में इससे कम पे मिल रहा है। मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं वो तो बहुत सारे लोग तो कच्ची पर्ची पे काम करते हैं, कच्ची पर्ची समझते हैं आपको, बगैर सेल टैक्स के, मतलब वो बस काम हो जाता है, वो ग्रे चैनल से माल आ जाता है, उनका डिफरेंट रूट से आ जाता है। बहुत सारे लोग, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने फॉरवर्ड की 3-4 दिन पहले, मेरे पास मोबाइल में भी है, वो एक बंदा है, वो लैपटॉप बोल रहा है 7,000 8,000 मेरे पास ये लैपटॉप है, वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट यूट्यूब पे उसने वीडियो डाली हुई है। तो मैं भी बड़ा मुतासिर हुआ, है वो लाहौर में, अगर वो कराची में होता ना, आप यकीन करें मैं पहुंच जाता उसके पास, और मेरे को तो बहुत शौक है, मैं उससे, मतलब मेरी पसंद की इस तरह पेन वाले लैपटॉप, और मतलब ये तो मुझे ना, वो ऐसे लैपटॉप है, ये यहाँ रखना भी पड़ेगा, ये हाथ में रख के आईपैड भी बन जाता है, ऐसे उसके पास एप्पल के लैपटॉप, और उसकी प्राइस वो इतनी कम बता रहा है, और वो बड़ी गारंटी और ये वारंटी और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। तो बात ये मेरे भाई, अब वो डिफरेंट चैनल से उनके पास माल आता है, डिफरेंट तरीके से वो प्राइस कोट करते हैं, तो जो कंपनीज होती है ना वो रजिस्टर्ड होती है, उनका एनटीएन नंबर होता है, वो बगैर सेल टैक्स के काम नहीं कर सकती है। अब यहाँ देखिएगा एक बात, कि मैं ये बेच रहा हूँ, बिक्री ना बड़ी मुश्किल से, मैंने ये हमारे अकीब भाई बेचारे, मेमन तो नहीं होना, ये नॉन मेमन थे, अब इनको मैंने बोला यार आकिब भाई आप ले लो, आपकी बड़ी काम आएगी प्रोडक्ट, और 40,000 रुपए बोला इनको, फिर यहाँ आके समझाया भाई 40,000 तो प्राइस थी, वो 4,000 रुपए क्या है इसमें। आकिब ने मुझे कितने पैसे दिए, 40,000 प्लस 10%, 44,000 कैश डेबिट। मैं सेल कितनी दिखाऊंगा आपकी, 40,000। अब आपको पता है मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा है। अभी आपको तो लगेगा थोड़ा ज्यादा नुकसान है, वो बताता हूं मैं किस तरीके से। अब यहाँ पे कंडीशन रिवर्स हो गई है। अब मुझे बताएं, आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन इनपुट या इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन आउटपुट। वेरी गुड। अब मैं कंडीशन क्या बना रहा हूं, इफ इनपुट टैक्स, मैं आउटपुट टैक्स भी लिख सकता हूं, फिर मैं साइन को चेंज कर दूंगा,
ग्रेटर देन को क्या कर दूंगा, लेकिन मैं एक ही साइन पे चल रहा हूं। इफ इनपुट टैक्स कितना है मेरे इस सवाल में, 5000 सेल के ऊपर, इज ग्रेटर देन, क्या मेरा आउटपुट टैक्स 4000 रुपए। अच्छा, तो क्या मेरे पास सेल करते वक्त जो सेल आया वो टैक्स आया वो 4000 रुपए, परचेज करते वक्त मैं कितना देकर आ गया था, तो क्या 5000 रुपए 4000 रुपए से ज्यादा होते, कितना डिफरेंस आ गया। दिस इज नॉन एज नेट टैक्स, क्या कहते हैं इसको। अब ये 1000 रुपए गवर्नमेंट मुझे देगी, रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट से, दिस इज नॉन एज रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट। अब ये मैंने कहा मेरा नुकसान टैक्स में नहीं होगा, मैं अगर 5000 का टैक्स, हाँ मेरा नुकसान सिर्फ वो हुआ है जो मेरी प्रोडक्ट 50 वाली कितने में गई है, वो तो सीजन चेंज हो गया था, नियर टू एक्सपायर हो गई थी, कोई भी वजह थी, मैं खरीद के लाया था 50,000 की, मैं बेच रहा हूँ 40,000 की, 10,000 का नुकसान तो है। अभी मैं सारा कैश बैक कराऊंगा, आखिर में 10,000 रुपये माइनस आएगा। अब गवर्नमेंट मुझे कितने पैसे देगी, अब ये जो इसको कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको रिसीवेबल भी कहते हैं या रिफंडेबल, गवर्नमेंट से आपको रिसीव हो जाएगा या रिफंडेबल या रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे सर क्या हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। अच्छा, अब याद रखें ये है एसेट, ये क्या है एसेट, और ये एसेट जो है ना, बात सुन ले प्लीज, रिसीवेबल या रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, इज दिस योर एसेट और लाइबिलिटी, ये क्या कहलाएगा, रिसीवेबल आपका एसेट होता है, एवरी रिसीवेबल इज योर एसेट एंड एवरी पेबल इज योर लाइबिलिटी। अब गवर्नमेंट ने मुझे, अब इसमें दो तरीके होते हैं नॉर्मली, या तो ये अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, अगले महीने मतलब अगले महीने अगर मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ये मंथली होता है इनपुट आउटपुट टैक्स, कंपनीज में मंथली होती है स्टेटमेंट इसकी, इनपुट आउटपुट की। कंपनी क्या करती है, सारा इनपुट टैक्स सारा आउटपुट टैक्स डिफरेंस देख लेती है, ज्यादा हो गया गवर्नमेंट को दे दिया, अगले महीने कम हो गया, अब गवर्नमेंट से अगर रिफंड नहीं भी करवाया ना, तीसरे महीने क्या पूरा साल खुदा ना खास्ता के लॉस में बेचोगे भाई, आप कारोबार करने बैठे हुए, कभी कभी होता है, अगले महीने दोबारा ये प्रॉफिट ही होगा इंशाल्लाह, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वो पैसे आप रोक के बाकी गवर्नमेंट को दे दो, मतलब एडजस्ट। या अगर इसको मैं रिकॉर्ड कर दूं, गवर्नमेंट ने मुझे कैश भिजवा दिया, तो कैश आ गया मेरे पास, कितना कैश भिजवा दिया गवर्नमेंट ने, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, VAT। अब एक बात सुने, कैलकुलेटर में यहाँ लिखिए कैश माइनस में 55, कैश पहले माइनस हुआ ना, माइनस में 55, प्लस में, और फिर दोबारा डेबिट हुआ है प्लस में 1, तो माइनस में 55 प्लस में 44 प्लस में 1, यानी प्लस में 45, कितना आंसर आया, वही आपका नुकसान हुआ था जी। दूसरी बात, अगर आप दोनों कंडीशन पे देखें, आपका VAT 0 हो चुका है, कैसे, VAT पहले कितना डेबिट हुआ था, फिर VAT कितना क्रेडिट हुआ, तो डेबिट ज्यादा हुआ था या क्रेडिट, अच्छा डेबिट में कितना कम था, 10,000 रुपये और डेबिट हो गई, तो ये भी डेबिट VAT, ये भी डेबिट VAT, टोटल डेबिट में कितना बैलेंस है 40, क्रेडिट में भी कितना है, जब आपने एडजस्टमेंट कर दी उसके बाद वो 0 हो गया। यहाँ पर भी देखिए VAT डेबिट हुआ 5000, लेकिन यहाँ VAT क्रेडिट कितना हुआ था सिर्फ, अब डेबिट ज्यादा था या क्रेडिट, डेबिट ज्यादा था, किसमें कम था, कितने से, VAT क्रेडिट 1000, इन दोनों को प्लस करो, VAT क्रेडिट 5000, यहाँ पे देख लो VAT डेबिट 5000, ऑल इज वेल, आपका VAT क्या हो चुका है 0। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड द सिलेबस। बस ये 3 बातें आपसे करनी है, स्टैंडर्ड रेटेड क्या होता है, जीरो रेटेड क्या होता है, एग्जाम सप्लाईज क्या होता है। असल में ये वो कॉन्सेप्ट है, किसका है ये, वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़े से यहाँ पे दूंगा। इसमें हमारे पास असल में व्हाट इज स्टैंडर्ड रेटेड, असल में स्टैंडर्ड रेटेड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड रेट पे आपने टैक्स चार्ज करना है। मैंने अपनी आज की सारी एग्जांपल में क्या स्टैंडर्ड रेट रखा था, हाँ ये तो मैंने रखा था, पाकिस्तान में 10% नॉर्मली नहीं है, 17, 17.5, 18, कितना किसी को पता है, अच्छी बात, तो तुम लोग तो थोड़ा बहुत बिजनेस भी देखते हो ना माशाल्लाह, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं 17%।
अब ये जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ना, दिस इज नॉन एन स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये जो कुछ मैंने पढ़ाया, अगर ये मैं सारा का सारा, ये सारे सवाल अगर पाकिस्तान में 17% है, ये सारे सवाल में 17% पे सॉल्व कर दूं तो ये कौन सा रेट कहलाएगा? और ये अभी भी स्टैंडर्ड रेट है। अभी मैंने क्या इश्यू किया था, खान साहब ने नकली कर दी, खान साहब ने कहा घबराना नहीं है, टैक्स में कम कर रहा हूं, कितना कम कर दिया तो स्टैंडर्ड रेटेड हो गया। एक होता है स्टैंडर्ड रेटेड, एक होता है जीरो रेटेड। अब ये जीरो रेटेड क्या है? जीरो रेटेड का मतलब है 0% सेंट टैक्स, लेकिन ये जीरो की भी वैल्यू है, ये जीरो की भी। अब उनके सर ये जीरो की क्या वैल्यू? जीरो की वैल्यू का मतलब ये होता है कि टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट खरीद के लाया और उस प्रोडक्ट पे अगर स्टैंडर्ड रेटेड था, तो स्टैंडर्ड रेटेड का मतलब मैंने वो रेट पे करना है जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब देखिए बाज दफा चीजें डिफरेंट होती है, चीजें डिफरेंट होती है सर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मतलब मैं जाऊं वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब हम प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सपोज प्लास्टिक का मटेरियल हम लेके आते हैं, प्लास्टिक से तो पता नहीं कितनी हजारों गुड्स बन सकती है, लैपटॉप भी बन सकता है, स्प्रेड बन सकता है, ठीक है ना। अब मैं प्लास्टिक जब खरीद के लाता हूं, हर चीज के अलग अलग रेट है, ये आप देखते होंगे बजट में, सिगरेट पे रेट कम कर दिया, सिगरेट पे रेट बढ़ा दिया ताकि लोग सिगरेट ना पिए, मतलब गवर्नमेंट बजट में प्लस माइनस करती है। इवन हमारे रेट चेंज होते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा रेट कितना चल रहा है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त 10% नहीं था, 6% नहीं भाई, 17 भी नहीं। आज से 10 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आईसीएमई में शुरू किया पढ़ाना 2011 में, उस वक्त ये रेट मेरा था 6 या 6.5%। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा 7, 7.5, आज ये कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। तो ये रेट हर साल बजट आता है उसमें ऊपर नीचे होते। अच्छा, अब बात ये है, गवर्नमेंट ने, मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा प्लास्टिक, उस पर सपोज करें एक रेट लगाया हुआ था, ठीक है। अब वो रेट स्टैंडर्ड रेटेड पे आती थी, वो प्रोडक्ट किस पे आती थी? अब वो मैंने स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स पे कर दिया। अच्छा, मैंने जो उससे फ्रिज गुड बनाई ना, क्या बनाई? अब वो प्रोडक्ट प्लास्टिक तो नहीं, अब तो कुछ और है वो। उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने कहा जीरो रेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेटेड? टैक्स कितना परसेंट लगेगा? अब जीरो की वैल्यू क्यों है? क्योंकि जीरो रेटेड का मतलब परसेंटेज है 0%। इसका मतलब है अब ये जो मैं आगे टैक्स पे करके आया था, वो मेरा कौन सा टैक्स था? इनपुट टैक्स। क्या कस्टमर से मैंने टैक्स लिया? इनपुट टैक्स ज्यादा हो गया, आउटपुट टैक्स जीरो था। अब ये सारा पैसा मुझे कहां से मिल जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है। जीरो रेटेड का मतलब टैक्स का रेट है। एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब होता है इसमें तो टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब मैं तीसरी कंडीशन बता रहा हूं कि मैं वो प्रोडक्ट लेकर आया प्लास्टिक जिसपे तो मैंने स्टैंडर्ड रेट पे कर दिया था, लेकिन मैंने उस प्लास्टिक से जो प्रोडक्ट बनाई ना, वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहा हूं। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक उस पर स्टैंडर्ड रेट नहीं है, उस पर जीरो रेटेड भी, उस पर तो गवर्नमेंट ने बोला ये कौन सी सप्लाईज है, इस पे तो टैक्स है ही नहीं। तो अब मैं क्या वहां पे कोई आउटपुट टैक्स जीरो रेटेड पे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं। अब आउटपुट टैक्स, तो अब ये मैं गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम, रिफंड तो कब होगा? जब इनपुट और आउटपुट हो, चाहे आउटपुट कितने परसेंट पे हो। 0% का मतलब है गवर्नमेंट ने कहा है ये आउटपुट टैक्स में काउंट होगा जीरो के ऊपर। मतलब अगर आपने 1 लाख का टैक्स दिया इनपुट के ऊपर, आउटपुट पे 0% लगाया, जीरो, तो 1 लाख ज्यादा है एज कंपेयर टू, इनपुट टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू। अब ये लाख रुपए आपको कौन दे देगी? किस कंडीशन में? जब आप वो प्रोडक्ट बेच रहे जो कौन से रेट में आती है। लेकिन आप प्लास्टिक लाए थे, वो तो स्टैंडर्ड रेटेड था, उस पर तो आप 17% देकर आ गए थे। लेकिन अब आपने एक मुसीबत ऐसी बना ली कि आपने उस प्लास्टिक से जो प्रोडक्ट बनाई वो ना तो स्टैंडर्ड रेटेड में आती थी ना जीरो रेटेड, वो तो एग्जाम्प्ट सप्लाई थी। अब गवर्नमेंट बोलेगी ये थोड़ी हम इसको मानते, इस पे तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं। अब तो आपने जो कुछ दिया वो आप खुद जानोगे, हम आपको रिफंड। अब उसमें बेचने वाला बताइए क्या करेगा? मेमन भाई, बेचने वाला क्या करेगा? नहीं, अभी मेमन है क्या?
अच्छा, जवेरिया कहती है कि सर कॉस्ट पे ऐड करेगा, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बेचने वाला अपनी जेब से थोड़ी डालेगा। जब बेचने वाले को ये पता है ये टैक्स तो मुझे गवर्नमेंट दे देगी, तो वो उससे वो कॉस्ट को नहीं बढ़ाता। जो टैक्स उसको गवर्नमेंट से मिल जाएगा उस पर वो अपनी कॉस्ट को, लेकिन जहां पे उसको गवर्नमेंट से ना मिले तो वो क्या बोलेगा, कॉस्ट बढ़ाएगा। अब आप देखिए ना, आजकल ये पेट्रोल की स्ट्राइक चल रही थी, प्राइस ऊपर जा रही है, पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि प्राइस और बढ़ा दो। अब गवर्नमेंट या तो देखिए गवर्नमेंट को सब्सिडी दे, अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी दे दे तो अल्टीमेटली प्राइस थोड़ी कंट्रोल हो जाए, तो फिर वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब उनको कहीं से आसरा ही नहीं मिलने का, अब वो क्या बोलेगा, भाई परचेज करना करो, मैं तो प्राइस बढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले यार पेट्रोल 110 112 का मिल रहा था, आज 146 का भी हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? अब जाहिर सी बात है उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी, उसको महंगा पड़ रहा होगा। तो याद रखें, ऐसी प्रोडक्ट से अगर एग्जैम्प्ट सप्लाईज वाली प्रोडक्ट आप बेचते हो उसका आप टैक्स एडजस्ट, लेकिन अगर आप जीरो रेटेड वाली, जीरो रेट का मतलब खाली शो हो रहा है रेट, उस शो होने की भी इंपॉर्टेंस है, मतलब आप उसका इनपुट टैक्स एडजस्ट। पहला केस तो नॉर्मल होता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है, प्रोडक्ट बनाई, उस पर भी स्टैंडर्ड रेट और आप बेचते हुए भी, फिर तो छोटा सा एक अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट दे देगी या आप गवर्नमेंट को दे दोगे। लेकिन मसला कब आएगा, जब कौन सी प्रोडक्ट होगी, एग्जाम सप्लाईज, और एग्जाम सप्लाईज पे आप अल्टीमेटली किसको बढ़ाएंगे, अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर। और प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स। नेट टैक्स में दो पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी केस पे इत्तेफाक से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इनपुट टैक्स इक्वल टू आउटपुट टैक्स हो जाए, जितने की खरीदी उतने में ही बेच दी, तो फिर कोई रिफंडेबल भी नहीं होगा, कोई लायबिलिटी भी नहीं होगी। बुक कीपिंग एंट्री समझा दी, जीरो रेटेड बता दिया, स्टैंडर्ड रेटेड बता दिया, एग्जाम सप्लाईज, इंपैक्ट ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज दोनों की। अब फर्दर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, जीरो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज। स्टैंडर्ड रेटेड, इट हैज बीन assumed in the example above, अभी मैंने भी एग्जांपल दी थी जिसमें all the traders trade in standard rated item, जिस तरह मैं भी पूरी एग्जांपल चला रहा था, 10% स्टैंडर्ड रेटेड। in this case they are charged sell tax on their purchase, देखो sell tax on their, sell tax on purchases input, sell tax on sales and charge sell tax on their sales. Consequently sales tax should have no effect on their profit or loss, उसके प्रॉफिट या लॉस पे सेल टैक्स का कोई इंपैक्ट, वो जो एक्स्ट्रा दे भी रहे वो मिल जाएंगे, अगर ज्यादा मिल रहे वो आगे देने, उसका कोई फायदा नुकसान। एनी बैलेंस ऑन सेल टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पेबल टू और रिसीवेबल फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटीज, या तो पेबल बनेगा या रिसीवेबल। जीरो रेटेड, ट्रेडर्स इन जीरो रेटेड सप्लाईज चार्ज सेल टैक्स एट 0%, देखो लिखने की भी वैल्यू है, in their on their sales as they are making taxable supplies, taxable में आओगे ना, ताकि जीरो रेटेड भी टैक्सेबल काउंट होता है। they can thus recover tax, कहां से रिकवर करें, yes suffer on their purchases, परचेज के वक्त तो आप टैक्स देकर आए थे, सेल पे जीरो रेट गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट बोली 0% टैक्स लगाओ, तो 0% तो जीरो है लेकिन फायदा है, वो कहलाएगा जीरो अमाउंट, कौन सा रेट और कौन सा टैक्स, आउटपुट। परचेज पे दिया था वो सारा गवर्नमेंट से आपको। वंस अगेन सेल टैक्स शुड हैव नो इफेक्ट ऑन देयर प्रॉफिट और लॉस, आपको कोई नुकसान। एनी बैलेंस ऑन सेल टैक्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम, यहाँ तो आपका रिसीवेबल है, आपको कौन दे देगी। लेकिन एग्जाम सप्लाईज, आपने उस प्लास्टिक से ऐसी प्रोडक्ट बना दी, गवर्नमेंट ने कहा ना ये स्टैंडर्ड रेट में आती है, इस पे तो आपने टैक्स लेना ही नहीं है और हम इसका रिफंड भी आपको, क्योंकि आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते, आउटपुट टैक्स है ही नहीं। Traders in exempt supplies don't charge sell tax on their sales, but are not allowed, unlike zero rated, बात तो अलाउ था ना कि रिकवर हो जाएगा, अभी आपका रिकवर भी नहीं होगा। इन सच केसेस, जैसा कि जवेरी ने कहा था, द इररिकवरेबल सेल टैक्स विल बी एडेड टू ट्रेडर कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देगा, एंड देयर विल बी नो सेल टैक्स अकाउंट, वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा देगा, वो बोलेगा ठीक है भाई मैं आपकी दायरे की, वो परचेज करते वक्त भी परचेज को ज्यादा से डेबिट कर लेगा। जब आप परचेज ही 4 लाख की नहीं 4,40,000 की कर रहे हो तो आप बेचोगे भी ऊपर पैसों पे, ठीक है भाई। तो आई थिंक ये
चैप्टर सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने कोशिश की इस चैप्टर को कवर करने की। अब इंशाल्लाह टुमारो सैटरडे हमारा प्लान यही है, एक चैप्टर छोटा सा और रह गया है, अकाउंटिंग फॉर पेरोल। जिस तरह आज ये पढ़ा इंशाल्लाह कल वो भी हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मेन फाइनल अकाउंट की सीढ़ियों पे इंशाल्लाह आप चढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहली सीढ़ी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, दूसरी सीढ़ी एक्रूवल और प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट, बाकी कुछ एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन वगैरह की। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम फिर फाइनल अकाउंट के सवालात को स्टार्ट करेंगे। विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।